एंड देन आपका आ जाएगा 4D10 5s2 5p6। रेडॉन की बात अगर करेंगे, ठीक है, तो रेडॉन की जब बात करते हैं तो रेडॉन का आ जाएगा कितना, जेनॉन, ठीक है, 4f14, ठीक है, 4f14 5D10 6s2 6p6। तो जिसमें कि रेडॉन हम सभी को पता है कि ये रेडियो एक्टिव नहीं, इट इज रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस, ठीक है, ये आपका रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस। तो ये सारे नोबल गैसेस जो हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन एंड देन रेडॉन। हो गया भाई ये वाला पेज सब। हो गया ये पेज। तो जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एटॉमिक साइज के, तो आप लिखेंगे कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम का है, देन नियॉन का है, देन आर्गन का है, देन क्रिप्टन का है, और देन सॉरी, हाँ ठीक है, क्रिप्टन का है, देन फिर जेनॉन का है, ठीक है। ये आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी का होगा। बॉइलिंग पॉइंट ले लो, मेल्टिंग पॉइंट ले लो और डेंसिटी ले लो, ठीक है। ऑल ऑफ देम इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लिखते जाइए, रुकने की जरूरत नहीं है आप, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा जेनॉन, क्रिप्टन, आर्गन, नियॉन, हीलियम, सारा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारा ऑर्डर जो होगा वो एक ही जैसा होगा, ठीक है। ये एकदम रेगुलर ऑर्डर है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए। फिर अगर हम लोग बात करें सॉल्युबिलिटी इन वाटर का, ये ऑर्डर थोड़ा सा याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। पानी के अंदर अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, इनर्ट गैस की सॉल्युबिलिटी, तो हम लोग बोलेंगे कि डाउन द ग्रुप जाने पे, डाउन द ग्रुप जाने पे द solubility of inert gas in water increases। सबसे ज्यादा सॉल्युबल जिनॉन होगा, फिर क्रिप्टॉन होगा, फिर आर्गन होगा, फिर नियॉन होगा, फिर हीलियम होगा। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। Why the solubility of inert gas in water increases regularly as we move down the group। नोट कर लिए तो बताइए रीजन क्या होगा। नहीं पता इसमें। हो गया ये वाला पेज नोट कर लिए तो कोई। जब हम लोग गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे वाटर में, तो जो फैक्टर ऑपरेटिव यहाँ पे होगा, दैट फैक्टर विल बी डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे बढ़ रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि नीचे जाने पे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, डाउन द ग्रुप, ठीक है। इंटरैक्शन बोल लो या अट्रैक्शन बोल लो, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पे अगर जिनॉन है तो जिनॉन का साइज क्या है यार, जिनॉन का साइज इज सबसे बड़ा साइज जिनॉन का ही। तो जिनॉन के साइज को अगर आप देखोगे तो जिनॉन का साइज सबसे बड़ा है। जब जिनॉन का साइज सबसे बड़ा है तो उसके अंदर जो आप बोल सकते हैं डिस्टॉर्शन होगा, जो उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। मतलब कहने का मेरा ये है कि ये अगर तुम्हारा जेनॉन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये जेनॉन के मॉलिक्यूल के चारों तरफ वाटर जो है वो आएगा, ठीक है।
तो जिनॉन ऐसे तो क्या है यार, जिनॉन तो ऐसे डाइपोल था नहीं, जिनॉन के पास तो कोई पोल था नहीं, उसके ऊपर पोल क्रिएट कौन कर रहा है? उसके ऊपर पोल क्रिएट कर रहा है ये वाटर, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं कि एक ये डाइपोल था, दिस इज अ डाइपोल, और ये जो है ये हो गया इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। इसके अंदर चार्ज सेपरेशन कौन क्रिएट कर रहा है जिनॉन के अंदर? एक पहले से, यानी कि एक परमानेंट डाइपोल जो है, एक परमानेंट डाइपोल जो था वो क्या कर रहा है? वो एक चार्ज सेपरेशन क्रिएट कर रहा है किसके अंदर? जेनॉन के अंदर, ठीक है। तो अब ये चार्ज सेपरेशन जो होगा वो ज्यादा अच्छा किस केस में होता है? सबसे अच्छा होता है जेनॉन के केस में। इसलिए जेनॉन के केस में जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का इंटरेक्शन होता है, यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं वाटर, ठीक है, ये जो इंटरेक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। यानी सबसे अच्छा सेपरेशन ऑफ चार्ज जो होगा, सबसे अच्छा जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन डेवलप होगा वो जेनॉन के केस में डेवलप होगा। और इसलिए जेनॉन का जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जेनॉन जो है वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है किसमें? वाटर में, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, ये तो आपको याद रहेगा ही कि नीचे जाने पर डाउन द ग्रुप द सॉल्युबिलिटी ऑफ इनर्ट गैस इन वाटर इंक्रीजेस, बट व्हाई इट इंक्रीजेस? तो वहां पे आपको बोलना पड़ेगा बिकॉज द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन द इनर्ट गैस एंड द वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्लियर है सबको? ये चीज याद रहेगा? यस सर। यस सर, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एक हो गया। इसके बाद आता है तुम्हारा ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। अब ये वाला इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन यानी सबसे तेजी से लिक्विफाई कौन करेगा? अगर ये सवाल आता है इनर्ट गैस में सबसे ज्यादा तेजी से लिक्विफाई कौन करेगा, तो क्या बोलोगे आप? जेनॉन। जेनॉन, क्योंकि उसके पास अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा है। तो जिस भी गैस के अंदर वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है, वो गैस का लिक्विफिकेशन भी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी जो होगा वो नीचे जाने पे बढ़ेगा। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो सबसे आसानी से लिक्विफाई होने वाला गैस होगा जेनॉन, देन क्रिप्टन, देन आर्गन, देन नियॉन एंड देन हीलियम। क्लियर है सबको ये चीज? यस। चलो, तो ये दोनों पॉइंट आपस में रिलेटेड था। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ज्यादा क्यों है? क्योंकि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ रहा है। जल्दी से नोट करिए। गैसेस आर मोनो एटॉमिक, जितने भी नॉर्मल गैसेस हैं वो आपके मोनो एटॉमिक है। अबंडेंसी का अगर हम लोग बात करें, अबंडेंसी इन एटमॉस्फेयर, तो इसमें बस एक ही चीज याद रखना है आपको। कोई अगर पूछता है कि विच नोबल गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन एटमॉस्फेयर, तो क्या आंसर दोगे? विच नोबल गैस is most abundant in atmosphere, सबसे ज्यादा abundant गैस, ठीक है, सबसे abundant मोस्ट abundant नोबल गैस पूछ रहा है। विच नोबल गैस इज मोस्ट abundant in atmosphere, क्या आंसर दोगे? आर्गन। आर्गन। एनसीईआरटी के जो का एक टेबल होगा उसके साथ क्रिप्टन दिया हुआ, गलती से मिसप्रिंट कर दिया। जो आर्गन के लिए जो डेटा लिखना चाहिए था वो क्रिप्टन के लिए लिख दिया, ठीक है। तो याद रखना कि सबसे ज्यादा अबंडेंट जो गैस है, ठीक है, द मोस्ट अबंडेंट गैस इज आर्गन। और अगर लीस्ट अबंडेंट पूछता है, ऑर्डर रखने की जरूरत नहीं है, मोस्ट अबंडेंट एंड लीस्ट अबंडेंट काफी है, ठीक है। लीस्ट अबंडेंट होगा जेनॉन, लीस्ट अबंडेंट होगा जेनॉन, लीस्ट अबंडेंट याद रखना जेनॉन, मोस्ट अबंडेंट याद रखना आर्गन, ठीक है। हो गया ये पेज सबका। abundancy in atmosphere, most abundant noble gas
इन एटमॉस्फेयर आर्गन है, आर्गन, ठीक है। लीस्ट अबंडेंट है जेनॉन, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, साइंस टेक का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। आगे बढ़े हम लोग। Yes. चलिए, all the noble gases are monoatomic, most abundant noble gas in atmosphere is argon, least abundant is xenon। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट इसमें पूछेगा आपसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में ये याद रखिएगा कि जो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का वैल्यू होता है वो 0 होता है, ठीक है। ये सब पीरियोडिसिटी में ही हम बच्चों को पढ़ा देते हैं। नोबल गैस हैज 0 वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या है भाई? क्योंकि इनका ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, इतना स्टेबल है कि इनको कोई इलेक्ट्रॉन ये टेंड नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते कि उनके अंदर कोई आके इलेक्ट्रॉन जुड़े, ठीक है। इसलिए नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है वो क्या होता है यार? 0 होता है। लेकिन हम बार बार बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलग अलग चीज है। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात होगी तो हम लोग बोलेंगे कि डेल्टा एच ईजी वैल्यू ऑफ noble gas are positive, ठीक है, आर पॉजिटिव। जो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू है नोबल गैस का वो पॉजिटिव है। मतलब कि आपको अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना ही है नोबल गैस में तो फिर आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन एडिशन होने पे एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है, जो कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स के साथ होता था, जो कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स के साथ होता था। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू है नोबल गैस का वो पॉजिटिव होता है, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। बस आप इतना याद रख सकते हैं कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो ये वैल्यू लेस पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। डेल्टा एच ईजी वैल्यू becomes less positive as we move down the group, रीजन पूछेगा, बता दोगे। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ रहा है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको लेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको कम एनर्जी देना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को नोबल गैस के वैलेंस शेल में ऐड करने के लिए। क्लियर है सबको ये चीज? Yes. तो याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पूछ रहा है तो वो 0 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और डाउन द ग्रुप जाने पे ये वैल्यू लेस पॉजिटिव होता चला जाएगा, ठीक है। लोवेस्ट लेकिन याद रखना कि लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू जो होगा वो होगा हीलियम का। लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू हीलियम का, और हाईएस्ट अगर पूछ रहा है हाईएस्ट डेल्टा एच ईजी वैल्यू तो हीलियम के बाद जो आएगा वही, यानी कि नियॉन का। तो अगर तुमको ऑर्डर बनाना है तुम ऑर्डर बना सकते हो, ठीक है। डेल्टा एच ईजी ऑर्डर बना सकते हो। सबसे ज्यादा होगा नियॉन का, नियॉन के बाद आएगा आर्गन, आर्गन के बाद आएगा क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद आएगा जिनन, और जिनन के बाद आएगा हीलियम। बन गया ऑर्डर। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, लेट नहीं करो। बहुत खतरनाक भी नारा बदल गया है। हो गया यार, हो गया, जल्दी जल्दी बोलो। हो गया सर, हो गया। चलो ठीक है। इलेक्ट्रॉन
कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैस। अब नाम ही इनर्ट गैस है तो कंपाउंड भी जाहिर से बात है कम होंगे। जैसे जिनॉन, तो जिनॉन का मैक्सिमम कंपाउंड आपको मिलेगा, जैसे XeF2 मिलेगा, XeF4 मिलेगा, XeF6 मिलेगा, XeO3 मिलेगा, XeOF4 मिलेगा, ठीक है, XeO2F2 मिलेगा। मतलब जेनॉन का बेसिकली फ्लोराइड एंड जेनॉन का ऑक्सी फ्लोराइड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जेनॉन फ्लोराइड एंड जेनॉन ऑक्सी फ्लोराइड आर नोन। ठीक है, बाकी हीलियम और नियॉन का नो कंपाउंड्स आर नोन, नो कंपाउंड्स आर नोन। ठीक है, और रहा बात क्रिप्टन का भी एक कंपाउंड दैट इज KrF2 इज नोन, KrF2 इज नोन। और अगर हम रेडॉन की बात करते हैं तो इसका भी RnF2 इज नोन। बस, ठीक है, तो ज्यादा कंपाउंड इनका नोन है नहीं। जेनॉन का ही मोस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स नोन है। अगर आपसे पूछेगा कि व्हाई मोस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन आर नोन, तो फिर वहां पे क्या आंसर आपको देना है वो मालूम पड़ेगा कुछ दिन। हो गया ये पेज? इनर्ट गैस भी कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, दो अगर हम लोग बात करें, केमिस्ट थे, एक का नाम था यार बार्टलेट और दूसरे का नाम था लॉहमैन। ठीक है, ये दोनों क्या देखते हैं कि जब हम ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते थे PTF6 के साथ, ठीक है, तो जब इन्होंने ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया PTF6 के साथ, तो वहां पे उनको एक कंपाउंड मिलता था। उस कंपाउंड का फॉर्मूला था O2PTF6। तो O2 जो था वो बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाता था। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? PTF6 के प्रेजेंस में। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता था। तो इन्होंने देखा कि PTF6 जो है कैन oxidize O2 to form what? O2PTF6। ठीक है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। फिर उन्होंने नोटिस किया, क्या नोटिस किया कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है, वो लगभग 1175 किलो जूल पर मोल के आसपास है। फिर उन्होंने नोटिस किया कि अरे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जेनॉन जो है ये भी इसके बहुत ही पास है, यानी 1170 किलो जूल पर मोल है। तो चलो देखते हैं कि क्या इसी तरह का रिएक्शन जेनॉन के साथ PTF6 कर पाता है कि नहीं, क्या ये जेनॉन को ऑक्सीडाइज कर पाता है कि नहीं, क्योंकि जेनॉन का भी आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो जब इन्होंने ये रिएक्शन कराया जेनॉन के साथ, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए, क्योंकि जेनॉन के साथ जब इन्होंने PTF6 का वेपर पास कराया, प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड का लाल कलर का वेपर पास कराया, तो ये इनको क्या मिला? इनको मिला एक येलो कलर का सॉलिड। दे गेट अ येलो कलर्ड सॉलिड। ठीक है, अब ये येलो कलर्ड सॉलिड का फॉर्मूला जो है एनसीईआरटी जो देता है वही तुम लोग को लिखना है, बट एक्चुअली में वो होता नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी में बोलता है कि उसका फॉर्मूला यही है, Xb प्लस PTF6। तो एनसीईआरटी जो बोल दिया उसको फिर आईआईटी भी नहीं काटेगा। ठीक है, उसको अब क्या करेगा, लिखेगा ही। बट ये येलो कलर्ड सॉलिड का मतलब कॉम्बिनेशन या इस येलो कलर्ड सॉलिड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इट इज स्टिल नॉट वेरी क्लियर। ठीक है, बट एनसीईआरटी लिखता है कि XbF और PTF6 बनता है, एक येलो कलर का सॉलिड बनता है। चलो ठीक है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब तब ये एक आप बोल सकते हैं कि दो लोगों ने, बार्टलेट एंड लॉहमैन ने ये बताया कि जेनॉन जैसा इनर्ट गैस भी रिएक्ट करके कंपाउंड बना सकते हैं। और ये जो था, इसके बाद जो था बहुत सारे कंपाउंड डिस्कवर किए गए अलग अलग लोगों के द्वारा। ठीक है, जिसमें कि पता चला कि जेनॉन जो है, जेनॉन के बहुत सारे फ्लोराइड और जेनॉन के बहुत सारे ऑक्सी फ्लोराइड जो है दे आर हाईली स्टेबल। तो यहाँ से कहानी शुरुआत हुई। ठीक है, तो बार्टलेट ये रिएक्शन डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है ना, एग्जाम में। ये रिएक्शन डायरेक्टली आप लोगों को याद रखना है कि जब आप जेनॉन से प्लैटिनम हेक्सा फ्लोराइड का वेपर पास कराएंगे
आपको एक येलो कलर्ड का सॉलिड मिलेगा और उस सॉलिड का फॉर्मूला होगा XeF प्लस VtF6 माइनस जेनॉन को प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड का वेपर ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको बेसिकली जो इसका 3 हैलाइड्स है जेनॉन का वो पढ़ना है। हैलाइड ऑफ जेनॉन में 3 हैलाइड है। एक हैलाइड है तुम्हारा XeF2, एक हैलाइड है तुम्हारा XeF4 और एक हैलाइड है तुम्हारा XeF6। ये 3 हैलाइड तुमको पढ़ना है और ये 3 हैलाइड का एक एक लाइन में आपको क्या याद रखना है, एक एक लाइन में आपको इसका प्रिपरेशन का मेथड याद रखना है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि Xe जो है, ठीक है, जेनॉन गैस जो है, इसके साथ अगर हम क्लोरीन गैस का रिएक्शन कराएं, जहां पे हम जेनॉन को क्या ले, जेनॉन को एक्सेस में ले लें। ठीक है, जेनॉन को क्या ले लें, जेनॉन को एक्सेस में ले लें, जेनॉन को क्या ले लें, इसको हम एक्सेस में ले लें। ठीक है, और टेम्परेचर कितना मेंटेन कर दें, इसको एज इट इज याद रखिएगा 673 केल्विन और प्रेशर ले लो 1 बार, तो यहाँ पे यार XeF2 बन जाएगा। सिमिलरली अगर जेनॉन का रिएक्शन आप F2 के साथ कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रेशियो क्या ले लेते हैं, आप रेशियो ले लेते हैं 1:5 का रेशियो ले लेते हैं, टेम्परेचर रखते हैं 673 केल्विन, सॉरी 673, टेम्परेचर रखते हैं आप 873 केल्विन और प्रेशर रखते हैं 7 बार, तो यहाँ आपको मिल जाएगा यार XeF4। ठीक है, और इसी तरह से आप अगर Xe का रिएक्शन कराते हैं F2 के साथ, ठीक है, और यहाँ पे रेशियो आप ले लेते हैं 1:20, ठीक है, टेम्परेचर आप रखते हैं 573 केल्विन, प्रेशर रखते हैं 60 to 70 बार, तो यहाँ आपको मिल जाएगा XeF6। ठीक है, ऑल ऑफ देम यानी कि XeF2 भी, XeF4 एंड XeF6 are colorless crystalline solids, are colorless crystalline solids, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। और भी इनकी प्रॉपर्टी है कि अगर रूम टेम्परेचर पे इनको आप हाथ में रखोगे तो जिस तरह से आप नाफ्थलीन को यानी कपूर को देखते हैं कि वो सबलाइन कर जाता है, उसी तरह से ये तीनों कंपाउंड भी यानी XeF2, XeF4 और XeF6 लाइक नैप्थलीन, लाइक कपूर, इनको भी हाथ में रखोगे, कुछ देर के बाद आपके हाथ से ये सॉलिड गायब हो जाएगा, बिकॉज इट गेट सबलाइन एट रूम टेम्परेचर एट 298 केल्विन। ठीक है, तो यानी कि XeF2, XeF4 और XeF6, ठीक है, gets sublime at 298, ठीक है, 298 केल्विन। ठीक है, इसके अलावा दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है, ठीक है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट है और इनका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, अगर इनर्ट गैस से सवाल बनता है तो इनका हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन पूछता है। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही इनको आप वाटर दिखाओगे, दे विल गेट हाइड्रोलाइज्ड रेडली even when they came in contact with traces of water या when they came in contact with moisture। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये भी हो जाएगा कि दे हाइड्रोलाइजेस रेडली, ठीक है, इवन विथ ट्रेसेस ऑफ क्या जी, इवन विथ ट्रेसेस ऑफ वाटर। और इनका जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है बेटा, वो आप कभी मत भूलना, वो आप हमेशा याद रखना, मर जाना, लेकिन ये रिएक्शन कभी मत भूलना। जैसे अगर मैं XeF2 का रिएक्शन बात करता हूँ, XeF2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनेगा यार, जेनॉन बनेगा। ठीक है, जेनॉन बनेगा, HF बनेगा और O2 बनेगा। ठीक है, इसको हमेशा के लिए याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में तुमको दिख सकता है कि XeF2 का हाइड्रोलिसिस जेनॉन देगा, HF देगा और O2 देगा। ठीक है, XeF4 का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं यार, ठीक है, अगर हम लोग XeF4 का हाइड्रोलिसिस करते हैं
तो आप लोग को लग रहा होगा कि अरे सर यहाँ पे भी वही चीज बना देते हैं, नहीं, यहाँ पे तुम वो चीज नहीं बना सकते हो। XbF4 का जब तुम हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे यार Xb बनेगा, HF बनेगा और O2 तो बनेगा ही बनेगा। या आप XbF4 का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो Xb बनेगा, HF बनेगा, O2 बनेगा। क्या डिफरेंट बनेगा? डिफरेंट यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा दैट इज XbO3। डिफरेंट एक कंपाउंड यहाँ बनेगा दैट इज XbO3। ठीक है, XbF4 का हाइड्रोलिसिस बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन को याद रख लेना, बैलेंस कर लेना, आसानी से बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो XbF6 का जब अपन लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज, अगर आप यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पे सिर्फ आपको क्या मिलेगा? XbO3 मिलेगा एंड HF मिलेगा। सिर्फ आपको क्या मिलेगा? XbO3 मिलेगा और HF मिलेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ XbF6 फॉर्म्स, अब ऑप्शन में दे देगा XbO3 भी दे देगा, HF भी दे देगा, सब कुछ दे देगा, ठीक है ना। तो आपको याद है तो आप टिक मार के आ जाएंगे, बहुत खुश होंगे कि हाँ हमको 4 नंबर आ गया, ठीक है। बस इतना पढ़ने पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक एक स्लाइड पे एक एक चीज लिख रहा हूँ। XbF6 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस याद कर लो, XbO3 और HF बनाता है, XbO3 और HF बनाता है। मतलब कि सर अगर मैं बात करूं, अरे यार मेरा बात करते करते पेंसिल का चार्ज खत्म हो गया। मतलब कि इसका क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि क्या XbF6 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी होगा क्या सर? बिल्कुल, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी पॉसिबल है, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी पॉसिबल है। और पार्शियल हाइड्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको मरते दम तक नहीं भूलना है, ठीक है। वो भूल गए तो इनर्ट गैस में आपको क्या याद है, इस पे सवाल लोग खड़ा कर देंगे, ठीक है। इसलिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट XbF6 का याद रखना है, वो है XbO3 और HF। इसी तरह से अगर हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में XbO3 और HF नहीं बनेगा, क्या बनेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, मतलब आपने वाटर 1 मोल लिया पहले, तो वाटर जब आपने 1 मोल लिया तो यहाँ पे HF तो बनेगा ही, 2HF बना लिए और साथ में क्या बना लिए? XbOF4, ठीक। फिर आप जब XbF6 को 2 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 4 मॉलिक्यूल HF का तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में यार क्या मिल जाएगा? तुम लोग बता दो ना यार, XbO2F2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बोलो। यस सर। तो ये जो है, यानी कि आप कह सकते हैं कि XbOF4, XbO2F2 are obtained by what? Partial हाइड्रोलिसिस ऑफ किसका जी? XbF2, XbF4, XbF6, किसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको XbOF4 मिलेगा, XbO2F2 मिलेगा एंड क्या नाम है, ठीक है, किसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो XbF2, XbF4, XbF6 पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पे XbOF4 और XbF6 हाँ XbF6 मिलेगा। चलो ठीक है, अब देखो, अब तुम लोग बताओ यार, अब तुम लोग स्मार्ट हो गए होंगे। अब मुझे बताओ तुम लोग को देख के कितना याद है। XbF2 का अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करें क्या मिलेगा? Xc plus HF plus प्लस O2। O2 हाँ ठीक है, Xb मिलेगा, HF मिलेगा और O2 मिलेगा, ठीक है। मान लो यार मैं XbF4 का वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कर दूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा? Xc plus HF प्लस O2 प्लस प्लस XcO3। XgFO3 अरे ये चीज तो मिलेगा ही मिलेगा, अभी तो बताए, भूल गया इतना जल्दी, खाली Xb और HF बोल रहा है अभी। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट मिलेगा, वो क्या है? XbO3 मिलेगा। फिर अगर मान लो मैं XbF4 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दूं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? वही मिलेगा। ऊपर ही वाला मिलेगा, यही याद है तुम लोग को? क्या याद किया हो तुम लोग?
अरे 6 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे XbF4, अरे सॉरी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, सॉरी मेरा मेरा क्वेश्चन गलती पूछ दिया मैंने। XbF6 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मैं पूछना चाहता था। XeO3 plus HF HF, हाँ ठीक है, XbO3 प्लस, अगर बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा 3H2O, यहाँ पे आ जाएगा 3H2 और यहाँ पे आ जाएगा 6H। और मान लो मैं सिर्फ ऐसे लिख दूं कि XbF6 प्लस, ठीक है, प्लस H2O, और मैं कुछ बैलेंस नहीं लिख रहा हूँ, बस यार लिख रहा हूँ पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाओगे आप? XeOF4, XeO2F2, HF। हाँ बस, और कुछ नहीं बनेगा, पार्शियल में यही सब बनेगा। क्लियर है सबको? यस सर। चलो नोट करो, कहाँ से नोट करना था यार तुमने? यहाँ से नोट करना था, कहाँ से यार? यहाँ से था क्या? बॉर्डलेट और लोहमन का आप लोग जब बात कर रहे थे तो इसके पहले तो नोट कर ही लिए, तो यहाँ से नोट करना, कहाँ से बताओ? अनायनिक स्पीशीज, ठीक है बेटा, फ्लोराइड डोनर के साथ कटायनिक स्पीशीज और फ्लोराइड एक्सेप्टर के साथ कटायनिक और फ्लोराइड डोनर के साथ एनायनिक स्पीशीज, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर मैं XbF2 का रिएक्शन करा दूं किसके साथ, एक फ्लोराइड एक्सेप्टर के साथ, सपोज PF5 के साथ। PF5 यहाँ फॉस्फोरस नहीं, कोई भी मेटल हो सकता है PF, ठीक है, या खैर यहाँ PF5 को PF5 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये बन जाएगा Xb, ठीक है, Xb, और ये अपना फ्लोरीन इसको डोनेट कर देगा और ये हो जाएगा PF6 माइनस। तो यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है, फ्लोराइड एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो फ्लोराइड एक्सेप्टर की तरह ये क्या बन गया? कैटायनिक बन गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, क्योंकि फॉस्फोरस के पास वेकेंट क्या है? फॉस्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये 6 बॉन्ड भी बना सकता है, ये एक और फ्लोरीन एक्सेप्ट अपने डी ऑर्बिटल में कर सकता है, ये एक और फ्लोरीन यानी F माइनस जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन लेके उसको अपने डी ऑर्बिटल में जगह दे सकता है, ठीक है। इसी तरह से मान लो कि मैं एक रिएक्शन और लिख दूं कि XbF4, इसका रिएक्शन में कराता हूं SbF5 के साथ, ये भी यार फ्लोरीन एक्सेप्टर ही है, ये भी आपका फ्लोरीन एक्सेप्टर ही है। तो यहाँ पे बेटा क्या मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा XbF3 पॉजिटिव और ये हो जाएगा तुम्हारा SbF6 नेगेटिव, ठीक है। तो मैं कटायनिक बोल रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू जेनॉन हलाइड, कि जेनॉन हलाइड कटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब वो फ्लोरीन एक्सेप्टर के साथ रिएक्ट कर रहा है। कब? जब वो फ्लोरीन एक्सेप्टर के साथ रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अगर यही जेनॉन फ्लोराइड मान लो इसको मैं MF के साथ रिएक्ट कराऊं, जहां पे M क्या हो सकता है? सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है, तब बेटा कहानी कुछ और होगी। तब ये जो है ये फ्लोरीन एक्सेप्टर नहीं है, ये इसमें किसी तरह बिहेव कर रहा है, फ्लोरीन डोनर या फ्लोराइड डोनर की तरह बिहेव कर रहा है, फ्लोराइड डोनर की तरह बिहेव कर रहा है। तो फ्लोराइड डोनर की तरह बिहेव करेगा तो ये बन जाएगा किसमें? ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा M प्लस XbF7 और ये हो गया नेगेटिव। तो अब ये क्या है? जेनॉन क्लोराइड तो अनाइनिक बन गया ना जी, जल्दी बोलो। यस। अब यहाँ पे रिएक्शन लिख दो यार, XbF6 का रिएक्शन NaF के साथ करेंगे तो सर यहाँ पे NaXbF7 बनेगा, ये हो गया पॉजिटिव सर, ये हो गया नेगेटिव सर। सर यहीं पे अगर हम लोग KF लेंगे, ठीक है, तो क्या क्या बन जाएगा वो तुम लिख लो, मेरा पेंसिल डिस्चार्ज हो गया। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना है कि जेनॉन फ्लोराइड जो है वो आपका फ्लोराइड एक्सेप्टर के साथ रिएक्ट करके कैटायनिक स्पीशीज बनाएगा, और बेटा वो आपका फ्लोराइड डोनर के साथ रिएक्ट करके अनायनिक स्पीशीज बनाएगा। नोट कर लो।
क्या जी गौरव, नींद आ जा रहा है क्या तुमको? तुम्हारा भरोसा करना व्यर्थ हो गया। यूजेस ऑफ नियॉन लिख लो। नियॉन इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। नियॉन इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरेसेंट। ठीक है, फ्लोरेसेंट बल्ब used in discharge tube and fluorescent bulb for advertisement display purposes. Neons are used in discharge tube and fluorescent bulbs for advertisement display purposes. For advertisement display purposes. सेकेंड यार, बोटानिकल गार्डन्स में नियॉन बल्ब यूज होता है। नियॉन बल्ब आर यूज्ड इन बोटानिकल गार्डन। नियॉन बल्ब आर यूज्ड इन बोटानिकल गार्डन। रोड सिग्नल्स में भी तो ठीक है, एंड ठीक है, रोड सिग्नल भी लिख दो। एंड ग्रीन हाउसेस। ठीक है, ग्रीन हाउसेस, रोड सिग्नल जहां जहां है वहां नियॉन बल्ब का यूज कर लो, मजा करो। फिर आर्गॉन का यूज कर लो। ठीक है, नियॉन का बस इतना ही। उसके बाद आर्गॉन का यूजेस ऑफ आर्गन। यूजेस ऑफ आर्गन में लिख लो, आर्गन इज यूज। यूजेस ऑफ आर्गन में लिख लो, आर्गन का यूज करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने में, या इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने में। इनर्ट एटमॉस्फेयर एट हाई टेम्परेचर। यूजेस ऑफ आर्गन में लिख लो, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर एट हाई टेम्परेचर। एट a high temperature। ठीक है, फॉर वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेस, and for filling electric bulbs, and for filling electric bulbs। ठीक है, सेकेंड यूज लिख लो। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन लेबोरेटरी for handling substances। It is also used in laboratory for handling substances that are airtight। For handling substances that are air sensitive। Used in laboratory for handling substances that are air sensitive। ठीक है, उसके बाद तुम लोग क्रिप्टन का यूज लिख लो कि क्रिप्टन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। क्रिप्टन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। क्रिप्टन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इसमें एक अभी रिसेंट आया है, ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी में शायद ना दिया हो। क्रिप्टन 85। ठीक है, क्रिप्टन 85 इसका यूज करते हैं, यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ मेटल शीट्स एंड joint। Used to measure the thickness of metal sheets and joint। और इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स में भी किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स में भी इसका यूज हो रहा है। तो ये आपको बस याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं याद रखिए होता है। ठीक है, क्रिप्टन 85 is used in electronic tube for voltage regulation। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन में इसका यूज है।
ठीक है, हो गया। आर्गन का लास्ट पॉइंट क्या था? लास्ट पॉइंट बताओ क्या लिखाए थे यार। एयर सेंसिटिव सब्सटेंस के हैंडलिंग के लिए हम लोग यूज करते थे आर्गन को। उसके बाद वाला। उसके बाद तो कुछ नहीं था यार, कहाँ लिखे थे? अच्छा, क्रिप्टॉन का फर्स्ट क्या था? क्रिप्टन का फर्स्ट, ये तो आप पूछेंगे, फर्स्ट तो यही है क्रिप्टन का कि उसका बल्ब में यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है। क्रिप्टन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। सेकंड मैंने बताया कि क्रिप्टन 85 यूज होगा टू मेजर द थिकनेस ऑफ मेटल शीट्स एंड जॉइंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्यूब फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, हो गया यार, आगे बढ़े। Yes, sir. एक आर्गन का बच गया, आर्गन का भी लिख लो। ठीक है, उसके बाद मजे काटो। आर्गन का यूज लिख लो कि इट इज अभी यूज्ड। तो लिखा है। आर्गन बोल रहे हैं यार, लास्ट वाला यार, थोड़ा सा हम भी पगला गए। जिनॉन, जिनॉन का यूज लिखो, जिनॉन का लिख लो यूज। इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर, अरे यूज्ड फॉर मत करो, इट इज यूज्ड इन लिख लो। इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्लैश ट्यूब्स, इलेक्ट्रिक फ्लैश ट्यूब्स, used in electric flash tubes for high speed photography, or high speed photography, for high speed photography। सेकेंड इसका लिख लो, xenon 133 is used as a radioisotope, radioisotope। ठीक है, बस इतना काफी है। रेडॉन का लिख लेना, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। रेडॉन में लिख लेना, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। काफी है इतना, हो गया भैया, मजे करो, चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट डे सॉलिड स्टेट कराइएगा। हाँ, आप देखते हैं क्या कराना पड़ेगा। ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। इस पे तुम लोग यार क्वेश्चन वोश्चन बना लेना, ठीक है। इसका टेस्ट होगा पहले, उसके बाद देखा जाएगा। चलो ठीक है, हमको लगा 1:30 बजेगा, बट 12:10 में कंप्लीट हो गया। चलो बाय, हो जाओ। तो क्या जाओ, पढ़ो, रिवाइज करो चैप्टर। अब मतलब पी ब्लॉक में ये क्वेश्चन तुम लोग का नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। पी ब्लॉक का जितना डिटेलिंग तुम लोग पढ़े हो, ठीक है, तुम लोग को हर चीज मालूम है, उसको रिवाइज करते रहना, रिवाइज करते रहना, लिख लिख के जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना रिवाइज होगा कोई भी चीज, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाते रहिए। एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए पूरा, सबसे पहला तो एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो, ठीक है। और जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैंने टेस्ट में ही करा दिए, 16, 17 तक करा दिए। 17 नहीं कराया, 17 नहीं कराया। 15 को ला किया, 17 18 का नहीं किया हो, ठीक है। उसको कर लो, अगर टेस्ट नहीं हुआ तो उसको कर लेना, तो टेस्ट में उसको कर लेना। चलो ठीक है, बस गुड नाइट।